नमस्ते बच्चों, बीए पार्ट थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम पंथ के प्रकृति चित्रण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पंथ ने प्रकृति का सुकुमार रूप में वर्णन करा है, आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से किया है, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, उद्देश्य ग्रहण के रूप में प्रकृति चित्रण, अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। आज हम उपदेश ग्रहण के रूप में प्रकृति चित्रण और मानवीकरण रूप में प्रकृति चित्रण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उपदेश ग्रहण के रूप में पंथ ने प्रकृति का चित्रण किस प्रकार से किया है। कवियों ने उपदेश देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम किसको बताया है? प्रकृति को बताया है। मतलब प्रकृति के माध्यम से वे अपने उपदेश देते थे। प्रकृति के प्रत्येक व्यवहार के रूप में उन्हें ऐसी राह मिल गई जिसके द्वारा वे अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर सकते थे। कविवर पंथ ने भी प्रकृति को एक उपदेशिका के रूप में ग्रहण किया है। वे प्रकृति के माध्यम से ही कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण में उन्होंने कहा है, सिखा देना है मधु कुमारी मुझे भी अपना मीठा ज्ञान। कवि ने प्रकृति से बहुत सी बातें सीखी हैं। उन्होंने सदैव प्रकृति के माध्यम से ही कुछ ना कुछ सीखा है। जीवन में कितना भी पतझड़ क्यों ना हो, वह सदैव मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देते हैं और दूसरों को भी अपनी भलाई द्वारा हंसाने का प्रयास करते हैं। एक स्थान पर कवि ने कहा है, हंसमुख प्रसून्न सिखलाते पल भर भी तो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। गुंजन की इसी रचना में ताराओं से उपदेश ग्रहण करते हैं। कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। इस प्रकार से कवि पंथ ने उपदेश के रूप में अपनी अनेक कविताओं में स्पष्ट किया है। देखिए, एक जगह पर वह लहरों के माध्यम से उपदेश देते हुए कहते हैं, लहरों के माध्यम से सीखने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, उठ उठ लहरें कहती ये हम कूल विलोक न पावें, पर इस उमंग में वह नित आगे बढ़ती जावें। मतलब लहरें भी हारने को तैयार नहीं हैं। कवि का कहना है कि वह भी किनारा पाने के लिए तत्पर होकर निरंतर आगे की दिशा में बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से अनेक माध्यमों से कवि ने उपदेश ग्रहण के रूप में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। ये आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो है मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण। मानवीकरण क्या होता है? देखो, मानवीकरण आपने पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने उसको अलंकार के जिस अलंकार में प्रकृति मानवीय क्रियाओं को, व्यवहारों को चित्रित करती हुई प्रतीत होती है उसको मानवीकरण कहलाते हैं ना। तो यहाँ पर कवि मानवीकरण के रूप में किस प्रकार से प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, देखिए। छायावादी कवियों के अनेक रूपों पर छायावादी कवियों ने चेतना का आरोप करके उसे सजीव और सुंदर बना दिया है। पंथ भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। पंथ ने भी अपने काव्य में इसका वर्णन करा है ना। आपने प्रकृति के विविध उपकरणों पर मानवीय चेष्टाओं एवं भावनाओं का सुंदर एवं सजीव आवरण चढ़ाकर उसको इतने प्रभावशाली वर्णन उसका किया है कि प्रकृति पूर्ण रूप से सचेतन सी प्रतीत होती है। देखिए, कुछ पंक्तियाँ मैं बताऊंगी जिसमें कि गंगा नदी को एक तापसवाला के रूप में कितनी सजीवता और सचेतनता के साथ कवि ने यहाँ पर चित्रण करा है। सुनिए पंक्तियाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। शैतक शैया पर दुग्ध धवल
शैतक शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विहल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मधुकरतल, शशि मुख से दीपित मधुकरतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। देखिए कितने सुंदर रूप में उन्होंने गंगा को एक सुंदरी के रूप में यहाँ पर इन पंक्तियों में चित्रित करा है कि किस प्रकार से श्रृंगार करके वे शैया के ऊपर विराजमान है ना। इसी प्रकार से देखिए कवि ने यहाँ पर, पंत ने छाया का मानवीकरण करा है। कैसे कवि पंत ने अपने इन सुंदर पंक्तियों में स्पष्ट करा है कि वृक्ष के नीचे छाया किस प्रकार से लेटी हुई है, उसी को कवि चित्रित करते हुए कह रहे हैं, कौन पड़ी हो दमयंती सी, कौन पड़ी हो दमयंती सी, क्यों तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नलसा निष्ठुर कोई। देखिए आप देखते होंगे वृक्ष के नीचे उसकी छाया या परछाई आपको दिखती है ना, तो उसको यहाँ पर कवि ने मानवीकरण उसका करा है कि तुम कौन पड़ी हो दमयंती सी, दमयंती के समान तुम वृक्ष के नीचे क्यों पड़ी सो रही हो, क्या हे सखी तुम्हें भी कोई नल के समान निष्ठुर राजा यहाँ पर त्याग कर चला गया है ना। इसी प्रकार से संध्या कविता में भी कवि ने संध्या को एक नवयुक्ति के रूप में चित्रित करा है। कैसे देखिए, कहो तुम रूपसी कौन, कहो संध्या के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, शाम का समय होता है, संध्या होती है, तो कैसे धीरे धीरे संध्या का आगमन होता है उसको कवि ने कितने सुंदर शब्दों में चित्रित करा है। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहरा फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, है ना। इसी प्रकार प्रकृति के मानवीकरण का एक सुंदर उदाहरण देखिए, मौन निमंत्रण एक कविता है कवि की, जिसमें कवि ने स्पष्ट किया है, देख वसुधा का, पृथ्वी के लिए कह रहे हैं, देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर के उर के मृदु उद्गार, विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास। इसके अतिरिक्त भी कवि ने, पंत जी ने प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीकरण का बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जहाँ पर उन्होंने प्रकृति को चेतन माना है ना, और वहाँ वह मानव के समान प्रत्येक कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे आपने देखा था कि गंगा को एक सुंदरी के रूप में उन्होंने स्पष्ट करा है ना, और छाया को दमयंती के समान बताया है, संध्या को आकाश से उतरती हुई एक सुंदर रूपसी के समान चित्रित करा है। तो ये आप अलग अलग रूपों में प्रकृति को उन्होंने स्पष्ट करा है। हमने पढ़ लिया आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण, उपदेश ग्रहण के रूप में प्रकृति चित्रण, और मानवीयकरण के रूप में प्रकृति चित्रण ना। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार से पंत ने अपने काव्य में छायावादी सुंदरता को स्पष्ट करते हुए प्रकृति को अलग अलग रूपों में चित्रित किया। अगला जो पॉइंट है वह है ईश्वर सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में पंत ने प्रकृति का चित्रण किया है। कवि ने अपने चारों ओर की वस्तुओं को एक ही चेतन शक्ति से अनुप्राणित बताया है। ईश्वर के सौंदर्य को उन्होंने वर्णन करा है। पंत ने प्रारंभ में जग की वस्तुओं के पीछे उन्होंने स्पष्ट करा है कि इस संसार में कोई सत्ता है, ज्ञात सत्ता है, जो संपूर्ण विश्व को संचालित करती है और उसकी मुस्कान दृष्टिगोचर हो रही है। वह सोच उठते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है
है ना। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस सब के पीछे है और उनकी जिज्ञासा फूट पड़ती है। कवि कह उठते हैं, मैं चिर उत्कंठा तुर, मैं चिर उत्कंठा तुर, जगती के अखिल चराचर, यूं मौन मुग्ध किसके पल। इसी संबंध में ईश्वर सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में ही कवि की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है जो है मौन निमंत्रण, है ना। इसमें तो न जाने कौन उन्हें नक्षत्रों, सौरभ, खगोल आदि के माध्यम से बुलाता रहता है। अलग अलग माध्यम से न जाने कौन कवि को आकर्षित करता रहता है। कवि कहते हैं, न जाने कौन अहे छविमान, न जाने कौन अहे छविमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पद अनजान, फूंक देते छिद्रों में मान, जान अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। इस प्रकार कवि ईश्वर के जो एक अज्ञात सत्ता है उसके प्रति भी अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण हमने यहाँ पर पढ़ा और ये पूरा ही एक आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर कर सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण का वर्णन करिए या सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने प्रकृति को किस प्रकार से चेतना प्रदान की, अनेक रूपों में उसका वर्णन करा है, यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ है। और समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि पंत जी जो थे वो प्रकृति के कुशल चितेरे थे, है ना। प्रकृति कवि की चिर सहचरी बनके अनेक रूपों में सुसज्जित होकर अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का बहुविध चित्र उतारा है। इसी कारण विशंबर नाथ मानव ने पंत जी के लिए कहा है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिएगा, पंत जी ने प्रकृति की एक एक वस्तु में चेतना पहचानी है। पंत जी ने प्रकृति की एक एक वस्तु में चेतना पहचानी है। प्रकृति का उन्होंने शरीर ही नहीं देखा, मन भी देखा है और देखी है उस मन की भावनाएं भी, है ना। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, तो पूरा इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोट करें। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी काव्य क्षेत्र में विश्व मोहिनी प्रकृति के सचेतन, सुकुमार एवं सहज सौंदर्य का जितना मर्म स्पर्शी चित्रण कविवर पंत ने अपनी कविता में किया है, उतना अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। प्रकृति की गोद में जन्म लेने तथा प्रकृति से ही सदैव काव्य की प्रेरणा लेने के कारण कविवर पंत प्रकृति के ही कवि बन गए हैं। वह प्रकृति के सहज स्वाभाविक रूप सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं और उसके अनंत एवं असीम गुणों के श्रेष्ठ गायक हैं। ठीक है, तो ये पंत का प्रकृति चित्रण का पूरा ही प्रश्न अपने 2 व्याख्यानों में समाप्त हो गया है। और अब हम जो अपनी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, अगले व्याख्यान में उसमें कविवर पंत की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद बच्चों।